नमस्कार। टॉपिक है हमारा राजस्थान के इतिहास के सोर्सेस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात कर चुके हैं पुरातात्विक सोर्सेस के विषय में। उसके बाद हमने पूरा लेखागारीय स्रोत के विषय में बात की और इसके पूर्व में हम बात कर चुके हैं ऐतिहासिक साहित्य जो हमें मिलता है। ऐतिहासिक साहित्य में हम संस्कृत साहित्य के विषय में भी बात कर चुके हैं। संस्कृत भाषा में जितना भी साहित्य मिलता है जिससे हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है वो काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी प्राचीन भी है और बहुत सारी राजस्थानी भाषा की रचनाएं उसमें हमें उपलब्ध होती है। इस साहित्य में हम सबसे पहले बात करें तो रासो साहित्य का उल्लेख सर्वप्रथम आता है। रासो साहित्य में दो इम्पॉर्टेंट हैं, बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई जो थे पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा रचित काव्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा बीसल देव रासो जो है उसकी रचना नरपति नालय नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो ये रासो है जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उस समय राजपूत राजवंश में जो स्थिति थी, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक, तमाम स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। रासो साहित्य के अलावा 16वीं सेंचुरी के बाद की अगर हम बात करें तो राजस्थान के ऐतिहासिक गद्य बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं जिनके विशिष्ट नाम हैं, जैसे कि ख्यात साहित्य राजस्थान का बड़ा फेमस है। वात जो बातों का संग्रह होता है जिसमें कुछ बातों के बारे में कोई भी घटना या प्रसंग का विवरण किया जाता है। इसी प्रकार से वंशावली, पीढ़ियावली जिसमें पीढ़ियों का वर्णन है, पट्टावली जिसमें जागीर के जो पट्टे होते हैं उनके बारे में वर्णन किया जाता है, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका, ये तमाम ऐतिहासिक गद्य के रूप हमें राजस्थानी भाषा में देखने के लिए मिलते हैं। ख्यात जो है वो इतिहास का ही एक रूप है, इतिहास को ही कहा जाता है। वात जो राजस्थानी भाषा में बात को कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति या जाति या कोई भी घटना या प्रसंग का जो संक्षिप्त इतिहास होता है उसे वात के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो ख्यात में कुछ ज़्यादा अच्छा वर्णन होता है, बड़ी होती है। वात जो होती है वो छोटी होती है। इसी प्रकार से वंशावली, पीढ़ियावली, इनमें पीढ़ियों का विवरण दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों के विषय में भी जानकारी हमको मिलती है। पट्टावली विशेषतः जागीरदारों के पट्टे से संबंधित है, उनकी जागीरों का जो विवरण होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। हकीकत और हाल जो है उसमें किसी घटना या प्रसंग के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। याद याददाश्त का शॉर्ट फॉर्म है, तो याददाश्त के विषय में मिलता है। वचनिका भी ऐतिहासिक काव्य का ही एक रूप है। तो ये तमाम जो ऐतिहासिक गद्य के रूप हैं ये हमें राजस्थानी भाषा में अवेलेबल हैं, जिनसे हमें बहुत सी जानकारियाँ राजस्थान के इतिहास के विषय में मिलती है। अब हम बात करते हैं ख्यात साहित्य के विषय में। राजस्थानी भाषा में लिखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्य है जिसे हम ख्यात साहित्य के नाम से जानते हैं। जब मुग़ल शासक अकबर थे तो उनके समय में इतिहास लेखन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था। अकबर ने राजपूत शासकों को भी प्रेरित किया और तब से राजपूत राजवंश के शासकों में नियमित तौर पर इतिहास लिखा जाने लगा, जिन्हें ख्यात के नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादातर जो ख्यातें हमें 17वीं सेंचुरी से मिलना प्रारंभ होती है। बहुत सारी जो ख्यातें हैं वो राजकीय निर्देशन में लिखवाई गई थी, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो है उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी ख्यात की रचना की है। ख्यात साहित्य की अगर हम बात करें तो 3 महत्वपूर्ण नाम आते हैं राजस्थान में। 3 महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिन्होंने ख्यात साहित्य की रचना की है। उनमें नरसिंह, दयालदास और बांकीदास, ये 3 प्रमुख ख्यात लेखक माने जाते हैं। ये जो ख्यातें हैं ये ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, साहित्य की दृष्टि से भी इनका योगदान कम नहीं है। ख्यात साहित्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मतलब 2 तरीके से ख्यात को लिखा जाता था। एक तरह की ख्यात ऐसी थी जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास, जैसे क्रम के हिसाब से इतिहास को लिखा जाता था। उनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दयाल दास की ख्यात जो है उसमें लगातार इतिहास का वर्णन
किया गया है। दूसरी तरह की ख्यात वो होती है जिसमें अलग अलग बातों का जिक्र होता है, बात जिसे कहा जाता है राजस्थानी भाषा में किसी भी घटना या प्रसंग का जो क्रमवार नहीं होती, इस तरह से विवरण लिख दिया जाता है। इस कैटेगरी में आती है नैन्सी की ख्यात और बाकीदास की ख्यात। तो ये दो ख्यात हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ख्यात साहित्य जो है उसमें बहुत सी कमियां भी है और इस साधन की सहायता से ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये साधन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खासतौर से अगर हम कमियों की बात करें तो उन कमियों की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि उसमें जिस चीज़ का वर्णन किया गया है उसकी किसी अन्य साधन से भी पुष्टि की जाए। जैसे कि ख्यातों में बहुत सी तिथियां सही नहीं लिखी गई है, फिर बहुत सी घटनाओं का विवरण तिथि के अनुसार या क्रम के अनुसार नहीं किया गया है। ख्यात में जो व्यक्तियों का या जो स्थानों का वर्णन किया गया है, तो नामों का जो वर्णन किया गया है उसमें शुद्धता की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो ख्यातकार हैं उन्होंने ये कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि उन्होंने अपने इतिहास को लिखने में किस स्रोत का प्रयोग किया है। सिर्फ नैन्सी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रचना में ये उल्लेख किया है कि उन्होंने इस घटना की या प्रसंग की जानकारी कहाँ से प्राप्त की है। तो ऐतिहासिक स्रोत का उल्लेख सिर्फ नैन्सी ने किया गया है, तो उनकी जो ख्यात है वो ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, उसका ज़्यादा महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से ख्यातों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम कुछ प्रमुख ख्यातों के विषय में चर्चा करेंगे, जिनमें से एक ख्यात है मुंडियार की ख्यात। मुंडियार जो स्थान है वो नागौर से 10 मील दूर है अभी वर्तमान में जो स्थान है। ये जो गांव है ये मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने इस गांव को चारणों को अनुदान में दिया गया था और उन्हीं ने इस ख्यात की रचना की है, इसलिए इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। इस ख्यात के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि रचना किस समय में किस काल में की गई है, तो कोई निश्चित जानकारी इसके बारे में हमें नहीं मिलती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि ये ख्यात जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के समय में लिखी गई होगी, क्योंकि इस ख्यात में जो विवरण दिया गया है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के राव सिंहा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु तक का विवरण इसमें दिया गया है। इस ख्यात से बहुत सी जानकारियाँ मिलती है मारवाड़ क्षेत्र की। मारवाड़ के हर एक शासक का जन्म, राज्याभिषेक कब हुआ, उनके स्वर्गवास की तिथि का क्रम हमें मिलता है। साथ ही साथ प्रत्येक राजा की पत्नियाँ, उनसे उत्पन्न संतान, उनके विवाह संबंध, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ समय समय पर जो मुग़ल शासकों के साथ में विवाह किया गया था मारवाड़ की राजकुमारियों का, उनका भी बहुत ज़्यादा उल्लेख इस ख्यात में किया है। तो ये जो मुंडियार की ख्यात है इससे बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नैन्सी की ख्यात। नैन्सी को राजस्थान के इतिहास का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्होंने नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। उन्होंने बहुत सी इम्पोर्टेंट रचना की है, जैसे कि आईने अकबरी है, अकबरनामा उनके द्वारा लिखा गया है, तो एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। तो अबुल फजल जितने इम्पोर्टेंट इतिहासकार हुए हैं, वैसे ही इतिहासकार राजस्थान के इतिहास में नैन्सी को माना जाता है। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल के नाम से संबोधित किया है या कहा है। नैन्सी जो है उनका पूरा नाम था मोहनौत नैन्सी। उनका जन्म था ओसवाल वैश्य जो था उनका जाति थी, उनकी मोहनौत शाखा थी जिसमें उनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। ये जो मोहनौत घराना है बहुत पीढ़ियों से मारवाड़ के राजघराने की सेवा में काम करते आ रहे थे। तो नैन्सी भी राज्य सेवा में थे। उनकी सेवा का पहला उल्लेख हमको मिलता है महाराजा गज सिंह के समय में, जो जोधपुर के शासक थे, उनके पास में मिलता है। और उनके बहुत सारे अभियानों का उल्लेख हमको मिलता है इस दौरान। जसवंत सिंह के समय में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवाएं दी है। जसवंत सिंह जी ने उनकी वीरता और राजनीति, इन तमाम योग्यताओं से प्रभावित होकर
उन्हें अपने राज्य का दीवान भी नियुक्त किया था। तो लगभग 10 वर्षों तक नैन्सी जो थी जोधपुर राज्य के दीवान के रूप में रहते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उसके बाद में औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी का दमन करने के लिए जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को दक्षिण में नियुक्त किया था। तो जसवंत सिंह जी अपने साथ में नैन्सी को भी ले गए थे और उनके भाई को भी अपने साथ में ले गए थे। वहाँ पर किसी बात को लेकर जसवंत सिंह और नैन्सी के संबंध खराब हो गए और उन्होंने नैन्सी और उनके भाई को कैद करने की सज़ा दे दी थी और फिर उन्हें कुछ जुर्माना लगाया गया और उन्हें कहा गया कि वो जुर्माना अदा कर दें तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु इन्होंने इस जुर्माने को एक्सेप्ट नहीं किया, दंड स्वरूप कोई भी पैसा देना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद जसवंत सिंह ने इन्हें जोधपुर भिजवाने की व्यवस्था की थी और बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्हें मार्ग में मरवा दिया गया था। हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं है। नैन्सी की कैद और मृत्यु जो है वो एक अत्यंत ही विस्मयजनक घटना राजस्थान के इतिहास की मानी जाती है, जिसके बारे में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हमें मिलती हैं, तो कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतने बड़े लेखक की मृत्यु जो है बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। नैन्सी के 2 इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो नैन्सी एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो 2 इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं, जिनमें से एक है मोहनोत नैन्सी ख्यात या मोहता नैन्सी ख्यात और दूसरे का नाम है मारवाड़ रा परगना री विगत। इन दोनों ग्रंथों में से भी नैन्सी की ख्यात ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है, ज़्यादा लोकप्रिय है, ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। इस ख्यात में बहुत सी ऐसी घटनाओं का विवरण है जो बाद के लिखे गए ख्यात ग्रंथों में हमें अवेलेबल नहीं होती है। नैन्सी की ख्यात इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। उसकी बहुत सी महत्वपूर्ण विशेषताओं की अगर हम बात करें तो नैन्सी की ख्यात की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषाओं और बोलियों में जो सबसे सशक्त भाषा मानी जाती है, मारवाड़ी भाषा, उसमें नैन्सी ने अपनी ख्यात की रचना की है। नैन्सी की ख्यात में छोटे छोटे प्रसंगों के खंडों को अलग अलग नामों से लिखा गया है, जो घटना के प्रसंग के विषय में, उसके परिणाम या विषय के विषय में है, जैसे कि हकीकत, साख, पीड़ियावली आदि। इसी तरह से नैन्सी की जो ख्यात है उसमें राजस्थान के विभिन्न राजवंशों के विषय में बहुत सी जानकारी हमको मिलती है। राजस्थान के आसपास के जितने भी राज्य प्रदेश हैं, जैसे कि सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन तमाम राज्यों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो किसी एक राजवंश या सिर्फ एक राज्य विशेष से संबंधित ग्रंथ नहीं है। साथ ही साथ वहाँ के जो शासक हैं, राजवंश है, जैसे राठौड़, गोहिल, सिसोदिया, हाड़ा, सोनकरा, खींची, मोहिल, यादव, इन तमाम राजवंशों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात जो राजपूत राजवंशों की 36 शाखाएं हैं, उनका उत्पत्ति के साथ विवेचन नैन्सी के द्वारा किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ इन राज्यों के जो परस्पर संबंध थे, मुगलों के साथ में उनके युद्ध हैं, उन तमाम बातों का वर्णन इस ख्यात में किया गया है। ये जो ख्यात है ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें मंदिर, मठ, किलों, इन तमाम बातों का वर्णन मिलता है। उस समय जो पूजा की जाती थी, बलि, तीर्थ स्थान, उनका महत्व, तीर्थ यात्राओं का वर्णन, ये सब किया गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से विवाह के तमाम 8 प्रकार का वर्णन मिलता है। सदियों के विषय में जानकारी, जातियों के विषय में जानकारी, तमाम रीति रिवाज, त्योहार, मापतोल, मुद्राएं, तमाम सामाजिक, धार्मिक और गृहस्थ जीवन की तमाम जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो इस ख्यात में बहुत सारे अनूठे वर्णन हमें मिलते हैं, जैसे जुझार है, जो बैर पूर्वजों की मौत का बदला लेते थे। इस तरह के बहुत सारे अनूठे वृत्तांत इस ख्यात में भरे हुए हैं। बहुत सारे ऐतिहासिक पुरुषों की जन्म कुंडलियाँ इसमें हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से ख्यात में भौगोलिक वर्णन भी बहुत महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जैसे नदियों के नाम, उनकी लंबाई, नदियों के मार्ग, पर्वतों के नाम, बहुत सारे प्रदेश, जिले, परगने, गाँव, इन सब का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ख्यात में पीढ़ियों का बहुत ज़्यादा संकलन हमें प्राप्त होता है। इतना बड़ा पीढ़ियों का संकलन किसी और जगह हमें प्राप्त
नहीं होता है। साथ ही साथ लड़ाइयों का वर्णन, बहुत सारी लड़ाइयों का तिथि क्रम, जागीरों का वर्णन, इस तरह की तमाम जो बातें उनसे इतिहास की बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने में सहायता होती है। यानी जहाँ दूर से सोर्सेज से हमें जानकारी नहीं मिलती, तो नैन्सी के ख्याल से हमें बहुत सी ऐसी अपूर्व जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो नैन्सी की जो ख्यात है, समाज, राजनीति और इतिहास से संबंधित तमाम घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें लोक वार्ताएँ बहुत मिलती है, लोक साहित्य जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। लोक व्यवहार में जो प्रचलित मुहावरे, कहावतें, आख्यान, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। नैन्सी का जो दूसरा ग्रंथ है, मारवाड़ र परगना की विगत, वो भी ख्यात के जितना ही बड़ा है, जिसमें नैन्सी ने मारवाड़ के उस समय के सभी परगने, उन परगनों में जो गांव स्थित है, गांव की आमदनी, उस वक्त के जो जागीरी ठिकाने, उनसे रेख कितना मिलता था, तमाम भूमि की किस्में, उन फसलों के अलावा तालाब, कुएँ, अरहट, जातियों का बहुत ज़्यादा विवरण हमें मिलता है। उस समय आबादी कितनी थी, कृषक जो थे उनकी क्या स्थिति थी। तो ये ग्रंथ जो है मारवाड़ परगना की विगत, ये जोधपुर राज्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो नैन्सी की इन तमाम विशेषताओं के लिए नैन्सी को राजपूताने के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। नैन्सी ने जो अपनी जानकारियाँ इकट्ठा की थी अपने ग्रंथ को लिखने के लिए, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर संग्रहित की थी, और उन सब का उल्लेख भी उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है कि किस तरह से उन्होंने किस स्रोत से कौन सी जानकारी प्राप्त करके उन्होंने वर्णन किया है। तो निश्चय ही नैन्सी जो थे वो राजस्थान के अबुल फजल थे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को संकलित करके, संग्रहित करके ऐतिहासिक दृष्टि से अपना अमूल्य योगदान उनको प्रदान किया है। ख्यात में अभी हमारे पास में बांकीदास की ख्यात और है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।